सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थियरी क्या है। अब फर्स्ट लॉ तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी, फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में बताया था क्या कि यहाँ पर 80 to 85% चीजें हम क्लास 9th की ही पढ़ने वाले हैं, रिपीटेशन। तो दिस इज ऑल्सो रिपीटेशन, तुम्हें आता ही है, भले ही आता है तुम ऐसा समझो कि तुम्हें नहीं आता है, और फुल कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो। ओके चलो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे मैंने तब भी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो कभी बोल मत देना F इज इक्वल्स टू ma। ओके, F इज इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अरे भाई वो तो इक्वेशन से डिराइव किया। ओके हमने इक्वेशन डिराइव किया F इज इक्वल्स टू ma। बात गलत नहीं है लेकिन 100% सही भी नहीं है। ओके सो डायरेक्टली नहीं बोल देना है F इज इक्वल्स टू ma दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था पता है? The rate of change of momentum is equals to the net force acting on the object. Okay, अभी आएगा याद तुम्हें धीरे धीरे। चलो, so क्या बोल रहे हैं? The first law refers to the simple case when the net external force on a body is zero. पहला लॉ तो क्या बोल रहा है कि जब नेट फोर्स जीरो हो तब की बात चल रही है। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या बोला? फर्स्ट लॉ बोला कि F net is equals to जीरो। तो कौन से दो केस में जीरो होगा? एक जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, स्टेशनरी हो, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में हो और वो भी पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। ओके, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके सो एफ नेट जीरो, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। लेकिन अब सेकंड लॉ हम समझते हैं। ओके तो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? The second law of motion refers to the general situation when there is a net external force acting on the body. First law जब भी हम यूज करें तो वो क्या था? जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब ऐसा मैंने तब भी बताया था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो डज नॉट मीन कि ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन सपोज यहां से 10 न्यूटन, यहां से भी 10 न्यूटन, तो एफ नेट जीरो हुआ। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ओके सो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। अच्छा तो अब क्या बोल रहे हैं? वो तो नेट फोर्स जीरो वाला केस था फर्स्ट लॉ, लेकिन सेकंड लॉ में तो भाई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही, और वो भी कौन सा लगेगा? इम्बैलेंस्ड, बैलेंस वाला नहीं लगेगा कि यहां से 10 यहां से 10, नहीं तो वापस एफ नेट जीरो हो जाएगा। इम्बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मतलब यहां से 10 और यहां से 5, तो मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ओके so that is the case, it relates the net external force to the acceleration of the body। तो यहां से हमें किसके बीच में रिलेशन मिलेगा? हमें रिलेशन मिलेगा भाई फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में हमें रिलेशन मिलेगा। वैसे फर्स्ट लॉ से भी मिलता था वो रिलेशन, तो कि अगर एफ नेट जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। ओके तो यहां पर से भी हमें एफ दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो सेकंड लॉ देखे उससे पहले हमें क्वांटिटी प्रॉपर्टी देखनी है, दैट इज मोमेंटम। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, याद हो तो। ओके क्या मोमेंटम को डिनोट कैसे करते थे? क्यू से कैसे डिनोट करते थे क्लास 9 में? एम से? मोमेंटम हाँ पी से डोनेट करते थे, मोमेंटम को डिनोट करते थे हम पी से, एंड पी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। याद आया? वो कुछ ऐसा करते थे ना, ये पी है, ये तो पी है, तुम रो की बात कर रहे हो? नहीं, रो से नहीं, हम पी से डिनोट करते थे। ओके रो से क्या डिनोट करते थे? रो अच्छा ठीक है, वो रो भी है, वो बहुत जगह रो यूज करते थे। एक तो ये रो एल बाई ये रो क्या है? आर इज वो वायर का रेजिस्टिविटी। ओके एक हम देखते थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और ए को हम बोलते, रो को क्या बोलते थे हम? रेजिस्टिविटी। एक और रो जो जनरल केस में हम यूज करते हैं, ये क्या है? डेंसिटी भाई। ओके डेंसिटी को भी हम रो से डिनोट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा चलो, तो ये तो पी है हमारा, P इज इक्वल्स टू mv। ये हमारा मोमेंटम जो हमने डिस्कस किया था पहले वो है। तो मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके चलो, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड इज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। वही चीज है P इज इक्वल्स टू mv। तुम देख के बोलेगा? नहीं। अच्छा वेरी गुड।
मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है भाई? मास तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हमारा v तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो pv क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीप्लाई करे तो फाइनल क्या आएगा? वेक्टर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। चलो, तो मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी। द फॉलोइंग कॉमन एक्सपीरियंसेस इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वांटिटी फॉर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि भाई मोमेंटम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है फोर्स में। ओके, चलो, तो पहला, ये सारे एग्जांपल ही है, सब में से एक ही चीज समझनी है हमें, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से। तो देखते हैं। सपोज अ लाइट वेट व्हीकल से अ स्मॉल कार एंड अ हैवी वेट व्हीकल से अ लोडेड ट्रक आर पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है भाई, ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड, ये हो गई हमारी कार। ओके, ये हो गई हमारी कार और ये हो गया हमारा बड़ा सा ट्रक। ओके, ठीक है, चलो। सो क्या बोल रहे हैं? वी ऑल नो दैट मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन द सेम टाइम। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे सेम स्पीड, ओके, जैसे कि मैं यहां पर फोर्स लगाऊं तो ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मतलब u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये भी स्टेशनरी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये u1, ये u2 क्या हो जाएगा? ये f1, 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसको मुझे मोशन में लाना है। ओके, तो दोनों को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स लगाया F1 और यहाँ पर फोर्स लगाया F2, लेकिन दोनों का मोशन में लाना है मुझे, सेम स्पीड में लाना है। मतलब सपोज v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और इसको भी मुझे लाना है v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, वो भी आ जाएगा सेम, लेकिन सेम लाने के लिए सेम टाइम में लाना है। ऐसा नहीं कि कार को मैं 10 मीटर पर सेकंड में ले आऊंगा 2 मिनट में और इसको मैं ले आऊंगा 2 घंटे में, नहीं, वो नहीं चलेगा। सेम टाइम में लाना है। ओके, सो सपोज टी हमने स्पेसिफाई कर लिया है कि वॉट एवर 10 मिनट्स और यहां पर भी टी इज इक्वल टू क्या है? 10 मिनट्स। तो क्या लग रहा है कि वेलोसिटी दोनों की सेम लानी है। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, फाइनल वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, और जो उनको टाइम गिवन है वो भी सेम है कि इतने टाइम में लाना है। तो क्या लग रहा है? F1 और F2 सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अलग होंगे। F2 क्या होगा? ऑब्वियस है, F2 विल बी ग्रेटर देन F1। क्यों भाई? वेलोसिटी तो सेम ला रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, ओके, टाइम भी सेम है, लेकिन एक चीज सेम नहीं है। क्या? मास सेम नहीं है। कार के मास से ट्रक का मास ज्यादा होता है, देयरफॉर F2 विल बी मोर देन दी F1। मतलब ट्रक को धक्का मारने के लिए, ऐसा समझो दोनों टायर पंचर ही है। ओके, सो कार को धक्का मार के एक स्पीड से आगे ले जाना है, उतनी ही स्पीड से उतने ही टाइम में ट्रक को धक्का मार के आगे ले जाना है। तो कार तो सपोज 3 बंदे भी धक्का मार ले, ट्रक को तो भाई 10 बंदे चाहिए होंगे उतनी ही स्पीड से लाने के लिए, धक्का मारने के लिए। अंडरस्टूड? सिंपल केस है। ओके, सो वही चीज है। वी ऑल नो दैट मच द ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम द सेम स्पीड इन द सेम टाइम। Similarly, a greater opposing force is needed to stop a heavy body than a light body in the same time if they are moving with the same speed. ये तो हमने क्या किया? स्टेशनरी से मोशन में लाने की बात की, लेकिन अगेन उल्टा भी हम कर सकते हैं। क्या? कि ये जो v है वही हमारा क्या बन गया? u बन गया। ये v हमारा क्या बन गया? u, मतलब ऑलरेडी मोशन में है। ऑलरेडी क्या है? मोशन में है, और अब मुझे स्टॉप करना है। कार भी मोशन में है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, और ट्रक भी मोशन में है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे दोनों को स्टॉप कर देना है, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? दोनों को मैं स्टॉप कर दे रहा हूं, और दोनों को स्टॉप करने के लिए सेम टाइम में स्टॉप करना है। मतलब इसको भी सिर्फ 10 सेकेंड में ही स्टॉप करना है और ट्रक को भी 10 सेकंड में ही स्टॉप करना है। ऐसा समझो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो तुम्हारी साइकिल की स्पीड होती है रफली, ओके, सो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार जा रही है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रक भी जा रही है, और अब सेम टाइम में, मतलब से 10 सेकंड गिवन है ना, सो 10 सेकंड में तुम्हें
ट्रक को भी रोक देना है और 10 सेकंड में तुम्हें कार को भी रोक देना है, दोनों को रोकना है, कार को भी और ट्रक को भी। तो क्या लग रहा है, सेम फोर्स से हो जाएगा? नहीं होगा, ट्रक को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिंपल है। ओके, तो कोई बॉडी स्टेशनरी हो, उसको मोशन में लाना हो सेम टाइम में, सेम स्पीड पर, तो भी अगर हैवियर बॉडी को, हैवियर ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, सेम स्पीड है उनकी, और सेम टाइम में उनको स्टेशनरी कंडीशन पे लाना है, वो मोशन में थे, स्टेशनरी कंडीशन पे लाना है, तो भी जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगी। सिंपल है ये तो हमारे डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस ही है, पता ही है ना ये तो। ओके, तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट मतलब एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहे हैं भाई, देखो दो पत्थर है, ओके, टू स्टोन्स आर देयर, ओके, वन लाइट एंड अदर हैवी। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है भाई, तुम यहाँ नीचे खड़े हुए हो, ओके, हंस रहे हो, अच्छा, ऊपर से एक छोटा सा पत्थर नीचे किसी ने, तुम्हारे फ्रेंड ने फेंका और बोला ए कैच। यार थोड़ा पहले बता तो सही, पकड़ लिया तुमने, ओके। अब दूसरी बार बहुत बड़ा पत्थर तुम्हारे दोस्त ने फेंका, ओके, शायद तुम रहे ही नहीं मतलब ये रहा ही नहीं, ओके। सो ऑब्वियस है, क्या कैच होगा क्या ये बड़ा वाला? नहीं होगा। क्यों? उसका मास ज्यादा है, हैवी है, सिंपल है, ओके। सपोज वो ट्राई भी करेगा तो फिर नीचे ही चला जाएगा ये बंदा, ओके, चलो। सो इफ टू स्टोन्स, वन लाइट एंड द अदर हैवी, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, a person on the ground will find it easier to catch the light stone than the heavy stone. Obvious है, जो बड़ा स्टोन होगा उसको कैच करने के लिए डिफिकल्टी होगी, और जो छोटा स्टोन होगा वो तो इजीली कैच हो जाएगा, उसके मास की वजह से। अगेन उसका वेलोसिटी दोनों का चेंज नहीं होगा, वो तो जी स्पीड एक्सेलरेशन से ही आएंगे, फ्री फॉल है दोनों, ओके। तो वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, ओके। फिर भी वो उसका मास ज्यादा है, इसीलिए वो हैवी को कैच करना डिफिकल्ट होगा। द मास ऑफ द बॉडी इज thus an important parameter that determines the effect of force on its motion. तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर से छोटा सा पत्थर फेंके तो हम ऐसे कैच करने वाले, तो हम ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। कैच करना है, नीचे नहीं फेंक देना है। कैच करना मतलब क्या, उसके मोशन को ऑपोज करना, आगे नहीं जाने दूंगा, लाइक दैट। अब बड़ा सा पत्थर आ रहा है, वो भी हम ऐसे पकड़ने जा रहे हैं, मतलब नीचे आगे नहीं जाने दूंगा, मतलब हम ऑपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, ओके। तो ऑपोजिंग फोर्स जो लगा रहे हैं, तो यहां पर भी ऑपोजिंग फोर्स लगा रहे थे, ओके। सेकंड वाले केस में जब स्टॉप करना था तो भी हमने क्या बोला कि ट्रक को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और अगर स्टेशनरी कंडीशन में और मोशन में लाना है सेम टाइम में, सेम स्पीड पर, तो भी हमें पता चला कि भाई ट्रक को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। यहां भी हमें पता चल गया कि छोटा मास वाला, मतलब कम मास वाला स्टोन फेंका तो वो इजीली कैच हो जाएगा, लेकिन बड़े मास वाला स्टोन फेंका तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। तो डिफिकल्ट हो गया मतलब फोर्स जो हम लगाएंगे वो अफेक्ट करेगा उस पर, ओके। अगर कैच करना ही है, मान लो हमें कैच करना ही है, तो छोटा मास वाला स्टोन तो इजीली कैच हो जाएगा, और बड़े मास वाला स्टोन तो बहुत डिफिकल्ट से कैच हो पाएगा, ओके। मे बी इंजरी भी हो सकती है। ऊपर से ये स्टोन गिरेगा तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि नीचे नहीं पड़ने दूंगा, ऐसे बोलेंगे ना अपने ऊपर नहीं गिरने दूंगा। हाँ, मतलब वही, ओके। सो कहने का मीनिंग है कि ये तो मैंने मजाक के तौर पे इतना बताया, जब बड़ा बताया, मतलब तुम मान लो कि अगर से m1 इज इक्वल्स टू, ऐसा समझो कि 100 ग्राम का स्टोन है, कितना? 100 ग्राम, ओके। सपोज ये एकदम छोटा वाला, हाँ ऑब्वियसली छोटा वाला, ओके। और दूसरा वाला मान लो m2 इज इक्वल्स टू है 1000 ग्राम, मतलब 1 kg, 1000 ग्राम 1 kg, ये दो स्टोन है, ओके। 1000 kg नहीं, 1000 ग्राम, 1000 kg तो हाथी होता है तो हाथी गिर जाएगा, हाँ 1 टन। हाँ मतलब ऐसा नहीं, 1000 का भी होता है, हाँ एडल्ट नहीं होता, इन बिटवीन वाला होता है, ओके। अदरवाइज 800 kg 900 kg के उसके बच्चे होते हैं। अच्छा चलो, तो अभी वहां नहीं जाना। सो m1 m2, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है कि 1 kg
1 kg का तुम्हें कैच पकड़ना है और 100 ग्राम का, जैसे ये मार्कर फेंको वो, और 1 kg का ऐसा समझो कि कुछ है चीज और वो गमला है सपोज, वो फेंको तो क्या सीन होगा। ओके, ऑब्वियसली कैच करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, वो फोर्स हम जो लगाएंगे वो ज्यादा मास वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और कम फोर्स वाले को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे ना तो भी हाथ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो कहने का मीनिंग क्या है कि मास इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, यहां जैसे यहां पर भी मास इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, यहां पर भी मास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सो थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखो अभी मास तो इंपॉर्टेंट है, वो हमने 2 एग्जांपल से समझ लिया। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि भाई सिर्फ मास नहीं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दूसरा पैरामीटर है स्पीड, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट हमने 9th में भी किया है, क्या कि भाई बुलेट है, पिस्तौल, ओके, और हमने मारी तो लगी गए। ओके, तो अगर बुलेट का मास कितना भी ग्राम में होगा वो भी, ओके, 20 ग्राम 50 ग्राम वॉट एवर ग्राम हो, वो मास तो सेम है। ओके, अब एक बार पिस्तौल से मार रहे हैं और एक बार ऐसे हाथ से मार रहे हैं तो ऐसे मारूंगा तुझे, गोली मार दूंगा, तो ऐसे गोली मार दी, ऐसे पिस्तौल से नहीं मारी। ओके, सो ऑब्वियस है कौन से केस में हमें प्रॉब्लम होगी, मतलब वो बंदे को पिस्तौल वाला। तो क्यों भाई, यहां पर तो मास पिक्चर में नहीं आया, क्योंकि पहले अगर तुम हाथ से मारो तो भी बुलेट का मास वही होगा जो तुम पिस्तौल से मार रहे हो, क्योंकि मास तो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाली नहीं है। ओके, ऑब्वियस है, डन। तो मास तो कांस्टेंट है तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्यों दोनों में फोर्स क्यों ज्यादा लग रहा है, मतलब ऐसा समझो कि हमने हाथ से मारा और दीवार में बुलेट मारी तो दीवार पर लगकर बुलेट पीछे गिर गई, वापस आ गई, और हमने पिस्तौल से बुलेट में मारा तो दीवार के अंदर घुस गई। तो मतलब क्यों इस केस में दीवार ने इतना फोर्स लगाया कि बाहर आ गई और दूसरे केस में भाई अंदर घुस गई, क्योंकि दूसरा पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड। ओके, हम पिस्तौल की स्पीड जितना फास्ट तो फेंक नहीं सकते, अगर फेंक सकते तो सेम फोर्स हो जाता, अगर फेंक सकते तो, लेकिन फेंक नहीं सकते। ओके, सो स्पीड यहां पे डिस्कस करना है। Speed is another important parameter to consider. A bullet fired by a gun can easily pierce human tissues before it stops, resulting in casualty. The same bullet fired with the moderate speed will not cause much damage. Thus, for a given mass, the greater is the speed, the greater is the opposing force needed to stop the body in a certain time. मतलब कि यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑपोजिंग फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी हो, स्टेशनरी है और मोशन करवाना है तो भी ज्यादा मास वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी मोशन में है और स्टॉप करना है तो भी ज्यादा मास वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो मास एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए कि ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स। अब हम स्पीड की बात करते हैं, तो ऐसा समझो कि हम रोकना चाहते हैं। ओके, रोकना चाहते हैं, सो क्या होगा कि अगर कोई पेपर है या कोई मेटल है, दीवार जैसे मैंने बताया, तो बुलेट अगर ऐसे मारे तो वो तो अंदर से पियर्स करती हुई चली जाएगी। ओके, लेकिन अगर हाथ से मारा तो चली जाएगी नहीं जाएगी। दैट मीन्स कि जो सामने से ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है दैट इज डिफरेंट इन बोथ द केस। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा अगेन, और वेलोसिटी कम है तो कम फोर्स लगेगा। कम फोर्स लगा इसलिए तो वापस आ गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, तो जैसे मास का केस था वैसे ही स्पीड का केस है। टेकन टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, इज एविडेंटली अ रिलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन। The greater the change in the momentum in a given time, the greater is the force that needs to be applied. तो हमने पहले 2 बार मास की बात की, m फिर m, और अब हमने बात की मतलब हमने बोला कि भाई मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरे केस में भी हमने बोला कि मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, वेदर टू स्टॉप और सपोर्ट द मोशन व्हाटएवर। और तीसरे केस में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स कि ना सिर्फ मास पर और ना सिर्फ वेलोसिटी पर फोर्स अप्लाइड जो है वो दोनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की, दैट इज P इज इक्वल्स टू m इंटू V। सो अगर m और V दोनों अलग अलग ना लिखे तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे क्या, P इज प्रोपोर्शनल टू F।
मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हमने थर्ड एग्जांपल देखा। और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। अ सीजन्ड क्रिकेट कैचेस। ओके, सीजन्ड क्रिकेट मतलब सीजन बॉल, ये हमारा प्लास्टिक और टेनिस वाला बॉल नहीं। ओके, सो कैचेस अ क्रिकेट बॉल कमिंग इन विथ, ये यहाँ पे थोड़ा क्रिकेट का नॉलेज मैं बता दूंगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्रिकेट बॉल कमिंग इन विथ अ ग्रेट स्पीड फार मोर इजीली देन अ नोवाइस हु कैन हर्ट हिज हैंड इन दी एक्ट। ओके, क्या बोल रहे हैं? नोवाइस मतलब नया नया अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक एक्सपर्ट क्रिकेटर है। एक्सपर्ट मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, उसको नॉलेज है कि कैसे बॉल डालनी है, उसको पता है कैसे कैच पकड़ना है, उसको पता है कैसे फील्ड करनी है। हम जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे पकड़ा के, ऐसे बॉल पकड़ने के ऐसे बीच में से चला जाएगा। ओके, तो ट्रिक होती है सारी कि भाई ऐसे करके पकड़ो तो बीच में से भी ना जाए। कैच बॉलिंग डाल रहे हो तो उसमें भी होती है ट्रिक कि भाई ऐसे करके डाल के ऐसे रुक गए ना तो ये बैक चली जाएगी। ओके, तो उसको इनर्शिया, तुम मोशन में हो तो थोड़ा बहुत मोशन को आगे बढ़ाओ, मतलब इनर्शिया जाओ। इसलिए वो बॉलर बॉल डालते हैं ना तो बैट्समैन तक चला जाता है दौड़ते दौड़, तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है। अचानक से वो स्टॉप हो जाएगा तो उसको क्रैम्प्स आ जाएंगे। ओके, तो वो सब ना हो। तो वैसा ही एक केस है ये वाला, कैच वाला, कि कैच पकड़े तो हम नए नए होंगे ना तो ऐसे कैच पकड़ते हैं, तो ऐसे पकड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे पकड़ते हैं और जैसे ही आए ना तो यहाँ अंदर गिरा और हम बंद करने का ट्राई करते हैं हमारा हाथ, लेकिन बंद करने जाए उससे पहले तो वो बाहर ओके, वो भी कब? जब तुम डरो ना तब। ऐसे नहीं तो ऐसे कर दोगे तो गया तो कैच हो ही नहीं वाला। ओके, तो ऐसे किया। ओके, तो यहाँ आया और गिर गया। तो क्यों गिर गया वही हम अभी समझने वाले हैं। और ये कौन है? नया नया नोवाइस। ओके, और एक्सपीरियंस होगा वो क्या करेगा? ऐसे आएगा, जैसे ही यहाँ गिरा ना तो उसको ऐसे करके पीछे खींचेगा। ये देखो, ये प्रैक्टिस दिखाई गई है हमें मोशन से। ओके, क्या आई तो ऐसे 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 करके फिर लिया। ओके, अगर ऐसे करके ऐसे ऐसे तुम ऐसे रिजिड रहोगे तो ऐसे करके बाहर गिर जाए। टेक्निक्स है। तो ऐसा क्यों वो समझते हैं। ओके, हाँ, वन रीजन इज दैट The cricketer allows a longer time for his hand to stop the ball. एक रीजन क्या है? टाइम दे रहा है। टाइम भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये थर्ड पैरामीटर आया, हमने क्या बोला? मास इंपॉर्टेंट है, हमने बोला वेलोसिटी स्पीड इंपॉर्टेंट है, और अब थर्ड केस हम क्या बोल रहे हैं? टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि पहले जो बॉल दोनों केस में, केस 1 केस 2 दोनों केस में बॉल तो समझ लो सेम स्पीड से आ रहा है, और हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी सेम ही लगा रहे हैं। हम जो अपोजिंग फोर्स लगाएंगे वो भी सेम मास। देखो अब सब कुछ सेम हो गया, बॉल का मास तो सेम ही है, तो बॉल का मास सेम, दोनों केस में बॉल की वेलोसिटी भी सेम, और दोनों केस में अपोजिंग फोर्स भी सेम। हम फोर्स लगाने वाले हैं और सेम फोर्स लगाने वाले हैं, सब कुछ सेम। तो क्यों एक केस में छूट गया और एक केस में पकड़ लिया बॉल, मतलब कैचेस हो गया? तो यहां पर एक थर्ड पैरामीटर भी है, कौन सा? टाइम। ओके, टाइम। जैसे कि पहले वाला जो है, ओके, केस 1, तो वो ऐसे करके ऐसे पकड़ने गया तो ऐसे यहाँ पे आया हाथ में, और ऐसे बंद करने गया तो ऐसे पिच करके नीचे गिर गया। ओके, तो सपोज मान लो 1/10 सेकंड में वो एक्टिविटी खत्म। 1/10 सेकंड यहाँ जब गिरा और पिच करके बाहर निकला, उतना टाइम पीरियड कितना है? 1/10 सेकंड, इतना छोटा। और तुम्हें समझ में आए तो हम थोड़ा 1/10 और वो सब कंफ्यूजिंग नहीं कर रहे, 1 सेकंड समझने के लिए, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन 1 सेकंड। तो ऐसे पकड़ने गए और 1 सेकंड लगा वहां पिच होके डायरेक्टली नीचे जाने में, मतलब टच हुआ, और बस टच का टाइम पीरियड कि कितनी देर यहाँ पर हाथ में रहा, वो पिच का, वो टच का टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकंड। समझने के लिए 1 सेकंड, ये 1 सेकंड। और दूसरे केस में यहाँ पे टच हुआ और फिर हम ऐसे करके नीचे ले जा रहे हैं, तो वो 1 सेकंड नहीं, सपोज वो 3-4 सेकंड हो गया। मतलब तुमने ज्यादा टाइम दिया कैच पकड़ने के लिए, भले ही फोर्स तुमने उतना ही लगाया, लेकिन टाइम ज्यादा दिया यहाँ पर, और वहां पर टाइम क्या दिया? कम दिया। तो इसकी वजह से भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर आया, मास, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, सो देखो, the novice on the other hand keeps his hand fixed and tries to catch the ball almost instantly. मतलब वही instantly, instantaneous velocity and all हमने देखा ना, मतलब at that particular time, तो जैसे ही बॉल आया उसी टाइम पे वो उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा है, तो वो हाथ में आएगा नहीं। ओके, लेकिन थोड़ा आराम से ऐसे
आ तो गया, टच तो हो गया, लेकिन फिर ऐसे थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर तुमने ज्यादा टाइम दे दिया तो वो कैच हो जाएगा। तो वही चीज बता रहे हैं। ओके, ही नीड्स टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप द बॉल इंस्टेंटली एंड दिस हर्ट्स, और वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। ऐसे है फोर्स, तो यहाँ लग के गिर जाएगा, और वहां पर तो लग के फिर वापस हम खींच रहे हैं तो वहां पे ज्यादा फोर्स है तो हर्ट होगा। ओके, हर्ट होने के चांसेस वहां पे ही ज्यादा है। The conclusion is clear. Force not only depends on the change in momentum but also on how fast the change is brought about. मतलब टाइम। तो हमने ये तो बोल दिया कि कहां गया, ये रहा, मोमेंटम एंड फोर्स रिलेटेड टू ईच अदर, बट नॉट ओनली दिस, कितने टाइम में ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम चेंज कितने टाइम में हुआ उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। सो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम ना कि सिर्फ फोर्स पे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन अ शॉर्टर टाइम नीड्स अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। अभी वो तो हमें पता ही है, टाइम अगर तुम कम ले रहे हो तो फोर्स ज्यादा लेना पड़ेगा, और अगर टाइम ज्यादा ले रहे हो तुम तो फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। In short, the greater the rate of change of momentum, the greater is the force. मतलब कि अब मैं पूरा बोल रहा हूं, देखो रेट बोलूं मतलब टाइम आ गया, सो ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ये पूरी क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। ओके, सो ये है हमारा सेकंड लॉ। ऑब्जर्वेशंस confirm that the product of mass and velocity is basic to the effect of force on motion. Suppose the fixed force is applied for a certain interval of time on two bodies of different masses. अब देखो इतना समझ गए। ओके, ये सारे केस से हम क्या क्या समझे, हम तीन चीजें समझे। कौन सी तीन चीजें समझे, हम ये समझे कि भाई ये जो फोर्स है ना वो डिपेंडेंट है मास के ऊपर, ये जो फोर्स है वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर, ये जो फोर्स है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर तुम ज्यादा टाइम दोगे तो फोर्स कम लगेगा, ओके, और अगर कम टाइम दिया तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब कम टाइम में कैच करने चले गए तो फोर्स ज्यादा लगेगा, हर्ट होगा। ओके, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना हमें पता चला ये सारे ऑब्जर्वेशंस। अब ये सबको इकट्ठा कर देते हैं, m इंटू ई को बोल दिया p, और टाइम तो टाइम है ही, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। डन। अभी तो बाकी है अभी, लेकिन इतना हमने कंक्लूजन निकाले हैं। ओके, अब एक केस और देखते हैं। अब तक हम क्या ले रहे थे, सेम मास ले रहे थे, सेम मास, मतलब मास 1 और मास मतलब ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 सेम मास ही है, अब मास ही अलग ले लेते हैं। ओके, तब क्या होगा देखो, सपोज द फिक्स्ड फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स्ड फोर्स, अब मास तो सेम नहीं है, मास डिफरेंट है, लेकिन फोर्स अलग अलग था ना, लेकिन अब फोर्स क्या है, सेम है। सेम है मतलब क्या, वही चीज वापस, कोई भी एग्जांपल वापस तुम ले सकते हो। कौन सा लेंगे, कार वाला ले ले, चलो ये कार है हमारी और ये हमारी ट्रक है। तो फिक्स्ड फोर्स मतलब ये फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है, और ये फोर्स लग रहा है वो भी कितना है, 10 न्यूटन ही है, ऐसा बोल रहे। फिक्स्ड फोर्स, मास डिफरेंट, फिक्स्ड फोर्स हो गया। चलो, सो कहां गए, लाइटर बॉडी, इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, सपोज अ फिक्स्ड फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब फिक्स्ड टाइम, सर्टेन इंटरवल मतलब फिक्स टाइम, कि भाई 10 मिनट के लिए लगाया, सिर्फ टाइम t इज इक्वल्स टू 10 मिनट नहीं बोलेंगे हम, कुछ भी बोल दो लेकिन मिनट नहीं बोलना है, सेकंड बोलना है, इसलिए तो 600 सेकंड बोलूंगा तो 10 मिनट ही। ओके, ठीक है। सो t इज इक्वल्स टू 600 सेकंड्स। डन। ओके, तो ये हमने फिक्स्ड टाइम के लिए फिक्स्ड फोर्स लगाया दो डिफरेंट मासेस पर। फिक्स्ड टाइम के लिए फिक्स्ड फोर्स लगाया दो डिफरेंट मासेस पर। तो क्या हो रहा है देखो, टू बॉडीज डिफरेंट मासेस इनिशियली एट रेस्ट, दोनों इनिशियली क्या पे है, रेस्ट पे है, तो मतलब अब फोर्स लगाया सेम टाइम के लिए तो मोशन में आ जाएंगे। तुम खुद बता सकते हो कौन सा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बस तो है ही नहीं हाँ, मतलब कार की या ट्रक की, हाँ सही है, वैसे ही बोला मैं। हाँ, तो कार की या ट्रक की, तो कार की। क्यों, वो हल्का है, मतलब हल्का हल्का नहीं बोलेंगे हम, मास बोलेंगे। ओके, सो उसका मास कम है, इसलिए उसको सेम अगर फोर्स लगाया हमने, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, सेम टाइम के लिए लगाया,
तो वेलोसिटी और स्पीड किसकी ज्यादा होगी? कार। छोटा ऑब्जेक्ट की, सिंपली छोटा ऑब्जेक्ट। ओके अच्छा चलो, द लाइटर द बॉडी पिक्स अप द ग्रेटर स्पीड देन द हेवियर बॉडी। ऑब्वियस है कि जो लाइटर बॉडी होगी, मतलब जो छोटे मास वाला होगा, सपोज ये m1 है और ये m2 है, तो हमें पता है क्या कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है, क्योंकि ये बस है और ट्रक है और ये कार है। ओके सो ये ज्यादा होगा। तो अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड आ गई सपोज कितनी, इसकी स्पीड आ गई मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड आ गई कितनी, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर सेम टाइम के लिए सेम फोर्स लग रहा है तो डन। ओके तो वो बोल रहे हैं नाउ thus नहीं कुछ रह गया, however at the end of the time interval observation shows that each body acquires the same momentum। मतलब क्या बोल रहे हैं कि दोनों बॉडी एक्वायर्स क्या, सेम मोमेंटम। तो सेम मोमेंटम के लिए मुझे सेम डेटा लेना पड़ेगा। सो सपोज हमने डेटा मास तो यहाँ पे लिया हुआ ही नहीं है। ओके तो वही ले लेते हैं क्या, देखो जैसे कि m1 जो है वो m1 कितना है, m1 है 10 kg, इतना ही चलो 100 मान लो, 100 kg। m1 कितना है 100 kg। डन, मतलब वो कार हमारी 100 kg की है। तो 100 और 1000, तो मुझे यहाँ 1000 लाने हैं। तो हमारा ये कितना का है से 500 kg। ओके ट्रक कितने की है 500 की। ऑब्वियस है ये 100 तो ये 500 ज्यादा ही होगा। ओके तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भले ही वेलोसिटी अलग अलग हो लेकिन मोमेंटम सेम होंगे। सेम टाइम के लिए सेम फोर्स डिफरेंट बॉडी पर अप्लाई किए, डिफरेंट मास वाले, तो उनकी वेलोसिटी तो अलग अलग होगी। मास तो पहले से अलग अलग है, वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, लेकिन मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम सेम होगा मतलब m1 v1 is equals to m2 v2, p1 is equals to p2, momentum 1 is equals to momentum 2। तो देखो m1 into v1 तो that is 100 into 10 that is 1000 and m2 into v2 that is 500 into 2 again 1000। वैसे ही होगा। ओके समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो हमने समझ लिया कि मास के ऊपर डिपेंडेंट है फोर्स, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, इतना हमने देखा। अब हम क्या बोल रहे हैं, दो सेम मास ले रहे थे अब तक, लेकिन अब हम सेम मास नहीं ले रहे। अब हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट मास। लेकिन फोर्स जो है वो डिफरेंट होता था पहले, अब हम डिफरेंट नहीं, अब फिक्स्ड फोर्स लेंगे, सेम फोर्स लेंगे और टाइम भी सेम लेंगे। सेम फोर्स सेम टाइम के लिए डिफरेंट मासेस पर लगाएंगे, तो हाँ उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन उनका मोमेंटम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। डन। ओके चलो, सो यही है, thus the same force for the same time causes the same change in the momentum for the different bodies। same change in the momentum in the different bodies। this is a crucial clue to the second law of motion। भाई यही एकदम crucial clue है। in preceding observations the vector character of momentum has not been evident। तो भाई यहाँ पर हमने वेक्टर कैरेक्टर की बात नहीं की। वेक्टर कैरेक्टर की बात नहीं की मतलब डायरेक्शन की बात नहीं की। हम तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं। ओके तो एक तो सिंगल लाइन हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही नहीं है, वैसे एग्जांपल ये है। अब कोई एक ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, इन द एग्जांपल सो फार मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। मोमेंटम का और चेंज इन मोमेंटम का क्या हुआ, सेम डायरेक्शन। मतलब m1 v1 तुम लो तो वो भी यही डायरेक्शन है, और m2 v2 मोमेंटम 2 उसकी भी यही डायरेक्शन है, लेकिन अब हम अलग लेंगे। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। सपोज अ स्टोन इज रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग। ये तो हमने आगे के चैप्टर में भी देखा। क्या वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, पत्थर बाल क्या कहते हैं, बॉब। हाँ यस वही हाँ। सो एक स्ट्रिंग है, नीचे बॉल टाइप है, तो उसको बॉब बोलते हैं। तो ऐसे करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। ओके तो देखो ये कंटिन्यूअसली अगर गोल गोल घुमा रहे हो, ये क्यों, ये वेलोसिटी आ गई, उसकी वेलोसिटी आ गई। और हर बार ये सर्कुलर मोशन में फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। ओके कि ये सर्कुलर मोशन में ये बॉब घूम रहा है। ओके सो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं। हाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज विल बी द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर यहां निकालना हो तो यहां से टेंजेंट,
तो 10 मीटर पर सेकंड इधर, अब भले ही 10 हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ आएगा तो डायरेक्शन ऐसी हो गई और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट, और ये चेंज हो रहा था वेलोसिटी में, इसीलिए तो हमें एक्सेलरेशन मिला, और वो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर था, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद आया? ओके, 9th में भी देखा था, 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा। सो AC इज इक्वल्स टू mv²/r वाला फॉर्मूला वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो दैट्स व्हाई अगर हम ये केस ले तो यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो, सपोज अ स्टोन इज रोटेटेड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज फिक्स्ड। क्यों मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है? क्योंकि मास तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो तो कम ज्यादा होगा नहीं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। m इंटू वी करोगे तो भाई सपोज 10 इंटू 10 100 ही आता रहेगा हर बार, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी यही है, फिर यही बॉब, यहाँ से यही बॉब फिर यहाँ आ गया, ओके, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। डन? ओके, सो वही चीज बता रहे हैं। A force is needed to cause this change in the momentum vector. This force is provided by, मतलब ये मसल, यहाँ पे फोर्स कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, मसल फोर्स हमारे यानी जितना ज्यादा जोर से घुमाएंगे उतना ज्यादा जल्दी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जितना आराम से घुमाएंगे उतना मोमेंटम कम होगा। ओके, तो वो तो हमारे फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। Experience suggests that our hand needs to exert a greater force if the stone is rotated at a greater speed in a circle of smaller radius or both. This corresponds to greater acceleration or equivalently greater rate of change in momentum vector. And this suggests that the greater rate of change in momentum vector, greater is the force applied. मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो momentum vector जो है वो जितना ज्यादा होगा हमारा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। mv हमारा मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा क्या फोर्स ज्यादा होगा। ओके, सो को अब इतने सारे हमने एग्जांपल समझे, अब ये सब का कंक्लूजन करके हमें सेकंड लॉ मिलता है। ओके, सो दीज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस लीड टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस्ड बाय द न्यूटन एज फॉलोज। एक मार्क में अगर पूछे एक्सप्लेन और से डिस्क्राइब और से डिफाइंड, नॉट एक्सप्लेन, डिफाइन पूछेंगे, ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो तुम्हें ये लिखना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी इससे पहले लिखा था ना मैंने डायरेक्टली, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। The rate of change of momentum of the body is directly proportional to applied force and takes place in the direction in which the force act. क्या takes place? Net force, और से net force जहां लगेगा मोमेंटम, नेट मोमेंटम वही होगा ना। अरे यहाँ पर ऐसा समझो कि भाई F 10 न्यूटन लग रहा है, ओके, और इस साइड लग रहा है 8 न्यूटन, ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट हो, सेम ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स कम ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, यहां से ज्यादा फोर्स यहां से कम फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स है तो उस साइड मूव करेगा। डन? अगर इस साइड 80 है और इस साइड 10 है तो लास्टली कहां मूव करेगा, दिस साइड, 80 - 10 70 दिस साइड, तो इस साइड मूव करेगा। डन? तो वही चीज बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फिर से, F is proportional to delta P by delta T. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and in the direction of motion. जो डायरेक्शन में मोमेंटम हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, कोई भी चीज बोल सकते हो। सो thus if under the action of force for a time interval delta t, the velocity of the body is delta p is equals to वो आ गया ना m into v according to the second law। तो according to the second law क्या है, ये रहा delta p by delta t। अगर मुझे कांस्टेंट लिखना हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो मैं लिख देता हूं चलो k delta p divided by delta t। so this is our second law of motion। कभी भी m is equals f is equals to ma मत बोल देना, वो तो बाद में आएगा, पहले क्या है delta p by delta t। ओके, अब यहां से f is equals to ma आ जाएगा, लेकिन तुम्हें बोलना क्या है,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होगा। डन। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा F इज इक्वल टू के। अब डेल्टा P मतलब क्या था हमारा? M इंटू वी। अब चेंज किस में हो रहा है? मास में तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी में ही चेंज होगा। सो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं, मास में तो चेंज होगा नहीं, उसको बाहर ले लो तो डेल्टा V। तो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं यहां से क्या? M इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? डेल्टा T। अब हमें पता है डेल्टा V बाय डेल्टा T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू K ma। Constant of proportionality K, for simplicity if we are taking 1, then we are getting F is equals to ma, which is the outcome of the second law of motion. Done? Okay. So ये पूरा हमने लगा दिया। So F ये पूरा लगा दिया और हमारा आ क्या गया? ma। और ये जो डेल्टा लिखा है हमने, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। वो चेंज अगर बहुत छोटा हो तो वो तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में किया ना, क्या कि भाई ds बाई dt होगा तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा, भाई dv बाई dt होगा तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा। ये सब तो हमने देख लिया है, तो वही चीज लिखी हुई है। ओके हाँ, द यूनिट ऑफ फोर्स। अरे भाई यूनिट क्या, फोर्स का यूनिट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन। ओके हाँ, इस केस में बनाना हो तो भी तुम बना सकते हो। डेल्टा P का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड। हाँ, कुछ करना नहीं, मोमेंटम m है तो m इंटू वी करो यार, ये क्या? ओके P मतलब क्या है? m इंटू वी। तो m का यूनिट क्या है? kg, और v का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट हो गया। ओके हाँ चलो, और नीचे डिवाइडेड बाय टाइम तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेल्टा P बाय डेल्टा है ना, तो एक सेकंड नीचे और आएगा। अब मीटर पर सेकंड क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये वापस आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल्स टू ma। डन। ओके सो वो हमारा यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट हमारा है 1 न्यूटन, और उसी को तुम 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या है? m इंटू a, मतलब kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो तुम न्यूटन, ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। लेकिन उसको भी तुम अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहो, सीजीएस तो नहीं बट एक अनदर यूनिट लेना चाहो एमकेएस में, एसआई में नहीं एमकेएस में, तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके नाउ ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब टेक अवे पॉइंट्स। ओके क्या क्या सीखने को मिला? चलो फर्स्ट, इन द सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई A इज इक्वल्स टू 0। हाँ सेकंड लॉ की बात चल रही है। फर्स्ट लॉ में क्या था? अगर F इज इक्वल्स टू 0 है, F नेट इज इक्वल्स टू 0 है, तो उससे हमें क्या मिलता था? एक्सीलरेशन विल बी 0। लेकिन यहां पर तुम अगर बोलो कि F इज इक्वल्स टू ma है एंड दैट इज इक्वल्स टू से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है। डन। ओके अगर इसमें तुमने बोल दिया कि F 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगेन एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डन। लेकिन देखो कहने का मीनिंग क्या है? इन द सेकंड लॉ F is equals to 0 implies A is equals to 0. The second law is obviously consistent with the first law. मतलब क्या कि सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि एकदम उल्टा ही बोल रहा है। मतलब दोनों वैलिड होने चाहिए, दोनों क्या तीनों, अभी तीसरा पढ़ेंगे तो तीसरा भी वैलिड होना चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमने लॉज नाम दे दिया है, हाइपोथेसिस या ऐसा कुछ नहीं बोला है। लॉज ऑफ मोशन, लॉज मतलब क्या? हर जगह एप्लीकेबल। ओके तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेकंड और थर्ड एप्लीकेबल है, फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने F इज इक्वल टू 0 लिया तो एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। तो वो तो फर्स्ट लॉ में भी वही कहना चाह रहे थे। अंडरस्टूड? तो उससे कंसिस्टेंट है। अच्छा सेकंड लॉ क्या बोल, मतलब सेकंड पॉइंट क्या है? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। ऑब्वियसली वेक्टर लॉ है, क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यस इट इज इक्विवेलेंट टू द 3 इक्वेशन, वन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे तुम अगर fx लोगे तो यहाँ पर f x डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा? x डायरेक्शन में। अगर y डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, ऐसे x y z है भाई, x y और z, तो अगर हम x डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे
तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही तो करेगा, तो एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू m, तो भाई कोई भी डायरेक्शन हो, कांस्टेंट है, मास है वो, तो इट इज अ स्केलर, वेक्टर एक्सेलरेशन है, सो fx इज इक्वल टू m a x, fy इज इक्वल टू m a y एंड fz इज इक्वल टू m a z। डन। ओके, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन भी तो वही मिलेगा। हाँ, नेगेटिव मिल सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो सकता है ना, कि भाई मैंने फोर्स लगाया, क्या जैसे मेरी गाड़ी, वही एग्जांपल हमने सॉल्व किया, हमारी कार चल रही है और फ्रिक्शन, ब्रेक मार दी मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, गाड़ी ऐसे जा रही थी और ब्रेक मारी मतलब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन अभी भी मोशन तो उस डायरेक्शन में हो रही है, अभी गाड़ी रुकी नहीं है। तो हुआ क्या कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया एक्सेलरेशन तो उस डायरेक्शन में ही मिलेगा, लेकिन अभी भी जीरो नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं हुई है। जीरो कब हो जाएगी, जब स्टॉप हो जाएगा तब। डन। ओके, सो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन भी वही जाएगी, ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे यहां पर मैंने बोला कि ब्रेक लगाई तो ब्रेकिंग फोर्स से नेगेटिव एक्स में है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूवमेंट कहां है, प्लस एक्स में है, तो हम क्या बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में है। हाँ, मोशन इस डायरेक्शन में है। ओके, हाँ बोलो। सर, हम अगर किसी स्पीड से जा रहे हैं, कहाँ से, मतलब थोड़ी ज्यादा स्पीड, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ, और अचानक से किसी ने रिवर्स गियर डाली तो क्या होगा? गाड़ी कार होगी तो कार ही होगी ना, बाइक में कहाँ रिवर्स गियर आएगा, सो जंप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही रिवर्स गियर करोगे सो टायर उल्टे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। रिवर्स में टायर ऐसे घूमते हैं और फॉरवर्ड में ऐसे घूमते हैं, तो टायर ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर नई गाड़ी है, ओके, तो वो जंप कर जाएगी, और अगर गाड़ी पुरानी हो गई है तो व्हील और जो एक्सेल होता है वही अलग हो जाएंगे। पुरानी हो गई होगी तो, नई है तो व्हील एक्सेल का अलाइनमेंट अच्छा सा है तो गाड़ी जंप स्कीट करेगी, पहले तो थोड़ी स्कीट करेगी, और खतरनाक वाली मतलब ब्रेक मारी है तो स्कीट करके डायरेक्टली उल्टी हो जाएगी डायरेक्टली। अचानक से ब्रेक मारोगे तो भी ऐसा होगा, और अचानक से रिवर्स जाओगे तो भी ऐसा होगा। अचानक से हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं और एट अ पॉइंट खतरनाक हैंड ब्रेक मार दी, ओके, लेग ब्रेक भी नहीं, हैंड ब्रेक मार दी डायरेक्टली, तो स्कीट करके जंप हो जाएगी कार। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रेक लगाई तो इतना हाई फोर्स जा रहा है, मतलब कितना हाई मोमेंटम, कितना हाई है, मास तो कांस्टेंट ही है लेकिन वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, ओके, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम है, और इतना ज्यादा मोमेंटम को तुम अचानक से स्टॉप करने की ट्राई कर रहे हो तो कितना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इतना ज्यादा फोर्स गाड़ी अगर विथस्टैंड कर रही होगी तो जाएगी सीधी, मतलब थोड़ा नुकसान कम होगा। इसके ऊपर भी गाड़ी की कॉस्ट होती है, ओके, जो स्पोर्ट्स कार होती है उसमें ये कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब तुम अचानक से ब्रेक मारो तो भी ये हमारी नॉर्मल कार तो जंप कर जाएगी, वो कार भी जंप करेगी लेकिन उसकी कैपेसिटी है, सपोज ये हमारी नॉर्मल कार 80 पे जा रही है और तब ऐसा होगा, वहां स्पोर्ट्स कार 80 पे ऐसा नहीं होगा, सपोज 120 पे ऐसा हो रहा है या 130 पे ऐसा होगा, लाइक दैट। तो वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट डिजाइन होती है, कॉस्ट। मूवीज में तो ऐसा नहीं होता, मूवीज में तो आगे हीरोज आगे कट मार देते हैं, नहीं होता आगे जाके। हाँ, यस, तो वो लोग फिजिक्स को फॉलो नहीं करते बट एक्चुअल सेंस में ऐसा होगा। यस, मूवीज में तो नहीं होता, मूवीज में तो नहीं बोलते कि फिजिक्स की तो धज्जियां उड़ा देते हैं ओके, बट हाँ एक्चुअल सेंस में ऐसे होगा। कोई भी गाड़ी हो, ऐसा नहीं, ऐसा समझो ये एक्सपेरिमेंट तो तुमने किया ही होगा, तुम बहुत ही फास्ट साइकिल चला रहे हो और ब्रेक मार दी, पीछे का टायर खड़ा हो जाएगा, नहीं किया ऐसे? किया है ना। आगे की ब्रेक अचानक से मार दोगे तुम तो आगे का टायर, आगे की ब्रेक मारी मतलब क्या, आगे का टायर रुक गया, आगे का टायर रुक गया लेकिन पीछे का घूम रहा है, तो साइकिल ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, ओके। और कई लोग रिवर्स स्टंट भी मारते हैं, एकदम फास्ट जाते हैं और पीछे की ब्रेक मार दी, पीछे की ब्रेक मार दी मतलब पीछे का टायर अब मूव नहीं हो रहा है, वो ऐसे घसीट रहा है और आगे का घूम रहा है, तो पीछे का नहीं जा रहा है तो ऐसे हो जाए।
मतलब वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी, तुम्हें थोड़ा फोर्स देना पड़ेगा, उसको मोशन देना पड़ेगा कि ऐसे हो जाओ, ऐसे लाइक। तो यही स्टंटमैन यही करते हैं, स्टंटमैन फिजिक्स यूज करते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये, बट एप्लीकेबल तो वही है। ओके, वो एप्लीकेबल करते हैं फिजिक्स। अंडरस्टूड? ओके। हाँ चलो, so this means that if a force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, it changes only the component of the velocity along the direction of force. The component of velocity normal to the force remains unchanged. For example, in the, समझा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, in vertical motion of projectile under the vertical gravitational force, the horizontal component velocity remains unchanged. ये तो हमने देख लिया था। क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये है, ओके, अब मेरा फोर्स और से मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कौन सी, ये वाली। डन? तो ये डायरेक्शन है मेरी। अब ये डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी भी यहीं पे है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है। अब मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में। मैंने कहां फोर्स लगाया, ऐसे, ऐसे फोर्स लगाया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो ये वेलोसिटी होगी v, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा यहां पे, v इज इक्वल्स टू वी एक्स इज इक्वल्स टू v cos थीटा हो जाएगा। आया यार, x डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा। vy इज इक्वल्स टू v sin थीटा। डन? ओके, तो ये जो फोर्स लगा ना, वो फोर्स की वजह से ये फोर्स लगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में लगा। जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होगा। मतलब कि अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मेरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मेरी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन के वेक्टर्स को इफेक्ट होगी, अदर वेक्टर्स को और से अदर प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं होगी। ये चीज हमने देखी थी कौन सी, प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम देखे थे ना ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर सारे न्यूमेरिकल्स इक्वेशन डिराइव किए थे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें याद हो तो हमने ये जो y के रिस्पेक्ट में हमने वेलोसिटी ली थी, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। मतलब कि ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर यहां जब पहुंच गया तब हमने लिया था vy इज इक्वल्स टू 0। याद आया? मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तब हम vy इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। x डायरेक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, x डायरेक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग में ही एजम्पशन ले लिया था क्या, ax इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होने ही नहीं वाला था, एक्सीलरेशन भी होने ही नहीं वाला। हम सिर्फ ay की बात कर रहे थे, और वो भी -g। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगती है। दैट्स डन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने यही डिस्कस किया था। ये क्यों 0 आया, क्योंकि x डायरेक्शन में कुछ चेंज ही नहीं है और ये y डायरेक्शन में चेंज है, इसलिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो मतलब जिस अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लग रहा है सपोज नीचे की डायरेक्शन में, तो फिर एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन का वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, वो कहना चाह रहे हैं। थर्ड, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय दीज is applicable to a single point particle। भाई कोई भी सिंगल पॉइंट पार्टिकल हो वहां पर एप्लीकेबल है। The force F in the law stands for the net external force on the particle and stands for acceleration of the particle। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी वही पार्टिकल का ही होगा। ये तो कहने की बात है, समझ जाते हैं ना हम, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन किसका होगा, वो पार्टिकल का ही होगा। मतलब मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर या ऊपर एक पार्टिकल है, तुम पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हो, तो एक्सेलरेशन किसका होगा, पार्टिकल का होगा। जैसे कि ये हमारा सिस्टम है, उसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, अब इस पे फोर्स लगाऊंगा, जैसे कि कैरम हमारा सिस्टम है, ओके, और मैं कॉइन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो डायरेक्शन किसकी चेंज होगी, कॉइन की ही चेंज होगी ना भाई, वो कैरम की थोड़ी चेंज हो जाएगी।
कई लोग ऐसे ऐसे पूरा हिला देते हैं कैरम को उसकी बात नहीं चल रही है। ओके, हम आराम से खेलने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसा ही है। It turns out, however, that the law in the same form applies to a rigid body or even more generally to a system of particle। मतलब अगर कोई पॉइंट ना हो और एक पूरी की पूरी रिजिड बॉडी हो, तो एक पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को अगर फोर्स लगेगा तो रिजिड बॉडी एक्सेलरेशन में आएगा, पॉइंट पे लगेगा तो पॉइंट एक्सेलरेशन में आएगा, सिस्टम पे लगेगा तो सिस्टम एक्सेलरेशन में आ जाएगा। ऑब्वियस है, डन। अगर तुम बस में जा रहे हो, ओके, और से कार में जा रहे हो, पीछे से ठोकर लगी तो सिस्टम पे फोर्स लगा तो पूरी की पूरी सिस्टम ही हिल जाएगी, और तुम अंदर बैठे तो तुम भी हिल गए, ओके। लेकिन अगर कार जा रही है और पीछे से हमारे भाई और बहन ने ऐसा लगाया तब भी हमें फोर्स लगा, उसकी वजह से कार को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हमारी मोशन चेंज हो गई अंदर। क्यों? क्योंकि उसने हमारे ऊपर फोर्स लगाया है, ना कि कार के ऊपर। समझ में आ रहा है? पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो पॉइंट एक्सेलरेशन में आएगा, बॉडी पूरी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो पूरी बॉडी एक्सेलरेशन में आएगी। सिंपल, ओके। नाउ more precisely, A is the acceleration of the center of mass of the system, about which we shall study in detail in chapter 6, center of object, okay, inertia and all सब कुछ देखेंगे हम, okay। center of mass कैसे डिफाइन करेंगे भाई, रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ मास अलग होगा, स्फीयर है उसका अलग होगा, सबका अलग, वो हम डिटेल में चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 आई थिंक नहीं होगा क्योंकि ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली लिख दिया होगा चैप्टर 6, पुरानी बुक में भी चैप्टर 6 ही लिखा है, देखो 7 लिखा है ना, हाँ, तो अपडेटेड है, वेरी गुड, अपडेटेड है, गुड। एनी इंटरनल फोर्सेस इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एफ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक मेरी सिस्टम है, एक मेरी सिस्टम में अगर पॉइंट पर फोर्स लगा तो वही पॉइंट एक्सेलरेशन में आएगा, अगर बॉडी पे फोर्स लगा तो बॉडी एक्सेलरेशन में आएगी। और बात क्या है कि जिस टाइम पर फोर्स लगेगा, ओके, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर टाइम पर फोर्स लगा तो वो ऑब्जेक्ट वही पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन में आएगा। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले कितना फोर्स लगा था, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बाद में फ्यूचर में कितना फोर्स लगेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही है। अभी फोर्स लगा तो अभी एक्सेलरेशन है, वो ये फोर्स की वजह से है। अभी एक्सेलरेशन आया, वो पहले फोर्स लगाया था उसकी वजह से है, ऐसा नहीं है, ओके। अभी फोर्स अभी एक्सेलरेशन, अभी जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो पहले के फोर्स की वजह से है, ऐसा है नहीं। डन, ओके। तो वही चीज बता रहे हैं। वैसे ये सब चीजें हमें वो चैप्टर 6 में डिस्कस करनी है। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन व्हिच मींस दैट फोर्स एट अ पॉइंट इन अ स्पेस at a certain instant of time is related to A at that point of time at that instant। वही चीज बता रहे हैं क्या कि जो पॉइंट पर फोर्स लगे जो टाइम पर, उसी टाइम का एक्सेलरेशन वो शो कर रही है, ना कि उसके ऊपर पहले जो फोर्स लगा था वो। डन, ओके। एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नाउ, नॉट बाय एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब अभी कोई फोर्स लग रहा है तो अभी कोई एक्सेलरेशन है इधर उधर, तो फोर्स भी अभी कहीं इधर उधर होगा, ना कि पहले फोर्स लगा था उसकी वजह से अभी एक्सेलरेशन। ओके, ओके। तो ये तो हमारे जनरल कंक्लूजन थे, तो ये था पूरा हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, समझ में आया? तो अगर पूछ ले कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट, देखो ये पहले जो हमने सेकंड लॉ ये समझा, इसमें सारे क्या समझे हमने, पहले तो मोमेंटम समझे, मोमेंटम के बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल समझे, ओके, कि कार है, ट्रक है, फिर लाइटर वेट वाला ऑब्जेक्ट पत्थर है, स्टोन है, और हैवियर स्टोन है, ओके, फिर बुलेट वाला केस के पिस्तल से मार रहे हैं और हाथ से मार रहे हैं, वो वाला केस, फिर वापस फिक्स्ड फोर्स वाला, ओके, कि कार और ट्रक, लेकिन पहले तो डिफरेंट मास था और डिफरेंट फोर्स था, लेकिन अब फिक्स्ड टाइम के लिए फिक्स्ड फोर्स लगा रहे हैं, वो वाला केस टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर क्रिकेटर वाला केस। ये सारे क्या थे? एग्जाम्पल थे। सेकंड लॉ पूछे तो पढ़ो कि क्या पूछा है, एक्सप्लेन, कुछ भी डिफाइन ना करे वो लोग, वो सिर्फ इतना ही बोल दे एक्सप्लेन, तो एक दो एग्जाम्पल लिखो। मेन हमारा ये जो F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T वाला जो फॉर्मूला है वो लिखो, एंड ये कंक्लूजन में से भी एक दो अकॉर्डिंग टू मार्क, कितने मार्क का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें लिखना है। ओके, एग्जाम्पल पूछे तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। कहाँ गया? ये रहे, ओके, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे ना, ओके, ये वाले
4, ओके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 2 वही F0 A0, फिर दूसरा वही डायरेक्शन में होगा वो, फिर तीसरा के एनी एक्सटर्नल फोर्सेस इन दिस सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। कोई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पे अभी जो फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आएगा, वो इसी फोर्स की वजह से आया है, ना कि बाहर से। जैसे वो अभी कार का एग्जांपल बोला ना कि कार में बैठे हुए हैं और तुम्हें किसी ने पीछे से मारा तो तुम्हारी मोशन हो गई, हिल गए तुम, तो वो हिल क्यों गए? तुम्हारे अंदर अंदर ही किसी ने फोर्स लगाया, ना कि बाहर से किसी ने धक्का मारा है। गाड़ी को किसी ने धक्का नहीं मारा, तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें धक्का मारा या तुम्हारी बहन ने तुम्हें धक्का मारा, इसलिए तुम गाड़ी के अंदर आगे पीछे हो गए। डन, ओके। वो और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है वो उसी पॉइंट जब एक्सेलरेट कर रही है वही टाइम पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से, ना कि पास्ट में कोई फोर्स लगा था उसकी वजह से अभी एक्सेलरेट कर रही है। ये 4 पॉइंट है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये था पूरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद रहेगा, समझ में आया पक्का? इसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। डन।